उसका प्लान क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और जो पड़ोस में जगह कई एकड़ खाली है उसका फ्यूचर क्या है, पार्किंग का फ्यूचर क्या है, सामने आगे जाम लगता है सड़क पे। कहूँ कि कहीं ना कहीं इस हद तक हम लोगों को कंपेल किया जा रहा है कि बाहर इस समस्या को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। इसके लिए कदम कुछ नहीं उठाए जाते। जब मैंने अभी आपको बताया कि 2022 में हम लोगों को तिकोना पार्क डी साहब ने अलॉट कर दिया। अगर ये बाहर जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ये मजबूरी है, ये गाड़ियाँ हम भी शौक में यहाँ ला करके कोई शोरूम आगे नहीं करते हैं। अगर हमारे मेंबर गाड़ी से नहीं आएंगे तो वो किस तरह से आएंगे, बैलगाड़ी से आएंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं खुंखार तो कह बिल्कुल भी नहीं हूँ। चुनावी वादों के लिए हमने छोड़े हुए नेताओं को वो अपने हिसाब से चुनावी वादे करते हैं, उसको पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास करा करके। लारस बार एशिया होने के साथ साथ पेरेंटल बार भी है। 1888 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था लाहौर में, और 2009 में जब इंडिया आती तो उस समय ना तो सुप्रीम कोर्ट था, ना ही हाई कोर्ट और ना ही कोई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नमस्कार, मैं जय निवास साक्षात्कार की क्रम में एक और मुलाकात आपको कराते हैं। डी शर्मा, दिव्य दर्शन शर्मा नाम से ही विख्यात है, लेकिन वो शख्सियत जैसे आपके स्क्रीन पर आएंगे। अब आप बताइए, बगैर किसी परिचय लाग लपेट के आपको मैं लिए आया हूं सारे दर्शकों को 30,000 बार एसोसिएशन में जो मुस्कुराता हुआ काले कोट के अंदर चेहरा दिख रहा है वो आम शख्सियत नहीं है। वो इस बार दोबारा पुनः फाइट कर रहे हैं, और वो भी प्रेसिडेंट अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली बार एसोसिएशन के लिए। बाकी कुछ उनके जुबान से खूंखार शब्दों में सुन ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी सर। सबसे पहले तो जय निवास जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना भी टाइम्स इंडिया के हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा आज होकर नमस्कार। जैसा कि आप कह रहे हैं खूंखार तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं 2014 में फर्स्ट टाइम इस बार ने मुझे सेक्रेटरी बनाया, और ये मेरा टेन्योर 14 से लेकर के 2017 तक रहा। इस बीच क्योंकि हमारा हमेशा एक काम रहा है कि हमारे जो बेसिक्स जो नीड हैं हमारे मेंबर्स के लिए, हम उस पर हमेशा काम करते आए हैं। चुनावी वादों के लिए हमने छोड़े हुए नेताओं को वो अपने हिसाब से चुनावी वादे करते हैं, और मैं बिलीव करता हूँ कि जो काम हमने किया है वो और प्लस फ्यूचर में हम क्या करेंगे उन चीज़ों पर मैं रिलाई करके चलता हूँ। 2014 में जब हम लोग यहाँ पर एज सेक्रेटरी आए तो मेरे साथ मिस्टर संजीव नस्यार प्रेसिडेंट थे, और पहला हमारा एक बहुत प्रतीक्षित एक डिमांड थी जो फुल बेंच इस पर एक जजमेंट भी आया हुआ था, 2 करोड़ का जुडिक्शन। हमने पहले उस पर काम किया, और ये एक बड़ा हमारे लिए बड़ी बात थी कि हमने एक ही अपने टेन्योर में उसको पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास करा करके उसको एक्ट को अमेंड कराया। और उसके बाद फिर हमने अपनी बार के लिए जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हमने उस पर वर्क किया। और उसमें हमारे जो उनके सिटिंग स्पेस हैं, जो हॉल हैं या लाइब्रेरी हैं, उन पर हमने वर्क किया। साथ में हमने क्योंकि हमारी एक बार ऐसी है जो लारस बार एशिया होने के साथ साथ पेरेंटल बार भी है, और उस पेरेंटल बार का हमारा जो स्टेटस है वो इसलिए क्योंकि जब ये 1888 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था लाहौर में, और 2009 में जब इंडिया यहाँ दिल्ली आई तो उस समय ना तो सुप्रीम कोर्ट था, ना ही हाई कोर्ट और ना ही कोई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसको पेरेंटल बार का भी एक दर्जा मिला हुआ है। ओल्डेस्ट इसलिए है क्योंकि आज की डेट में इसको 132 साल के अप्रॉक्स इसको हो चुका है, और लार्जेस्ट इसलिए क्योंकि इसका जो आज एज ऑन डेट जिसकी मेंबरशिप की स्ट्रेंथ है वो मोर देन 35,000 तक जाती है। तो हम लोगों ने एक 125 साल का प्रोग्राम था जो 2 दिन का प्रोग्राम था, और काफ़ी बड़ा मैं कहता हूँ लिंकन फैटर्निटी का अब तक का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम जो हमने उस टेंडर में किया। उसके बाद में दोबारा मुझे इस बार ने फिर मौका दिया, मेरे भाई ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं 2019 में हम लोग अपनी कमेटी के साथ में दोबारा यहाँ पर मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ, और मिस्टर संजीव नस्यार दोबारा से प्रेसिडेंट। ये टेन्योर मेरा 22 तक रहा, 2022 तक। और इस पूरे टेन्योर में क्योंकि वो एक पीरियड था जो कोविड का था, हम लोगों को पता है कोविड एक भयावह ऐसा पीरियड है, लेकिन मैं और मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हमारे प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर के उस चीज़ से बखूबी मुकाबला इसलिए किया कि 15 दिन के जो एक हमारा एक पीरियड था जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग घर पर रहें, उस लॉकडाउन के बाद नॉट ए सिंगल डे हमारा बार ऑफिस बंद नहीं था। हम लोग काम कर रहे थे अपने मेंबर्स के लिए, चाहे वो कोविड टेस्टिंग हो, चाहे वो कोविड वैक्सीनेशन हो, चाहे सैनिटाइजेशन हो, या फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चीज़ें हमारे मेंबर्स के लिए कर सकते थे हमने अपने मेंबर्स के लिए वो किया। साथ में बार में दोबारा से चीज़ों को हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया, जिसमें हमारे बड़े बड़े ब्लॉक, गजानन ब्लॉक आता है, लगभग 300 लोगों से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है, और हमारा बानू 1 जिसमें लगभग 250 से ऊपर की स्ट्रेंथ है, और
वार्ड नंबर 2, 3 और सारे ब्लॉक्स को हमने दोबारा से रिफर्बिश किया। जब हमने इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया एक तरह से हम ये माने, और ये सारा पैसा, ये पहली बार ऐसा हुआ, लगभग 2.5 से 3 करोड़ का काम जो हमने डीजी ऑफिस के साथ, दिल्ली गवर्नमेंट साथ मिलकर के वो सब कराया। और सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें किसी भी मेंबर से 1 रुपया हमने उनसे नहीं लिया। और ये सारा काम चल रहा था कोविड में, उस समय जब आम आदमी घर से बाहर आने में डर रहा था। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने बार के मेंबर्स, अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी और अपने प्रेसिडेंट के साथ साथ अपने सभी भाइयों को देता हूँ जो उस समय हमारे साथ खड़े हुए थे। मैंने जैसे आपसे भी कहा कि मुझे इस चीज़ में कोई लाग लपेट करके कहने का शौक नहीं है। मैं चीज़ों को काम करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि कोई भी लीडर्स को, क्योंकि हम लोग लीडर्स कम रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हैं, और हम ये देखते हैं हमारा पास्ट में हमें जो मौका अगर बार ने दिया है, मेंबर्स ने दिया, तो हमने उसमें किया क्या। इसी के साथ साथ बार की एफडीआर्स मैंने उस समय देखी, जो बार का हमारा एक फंड होता है, वो मात्र 84 लाख था, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला करके था। तो हमारी इतनी बड़ी बार के पास में जो फंड था, जो मीन्स थे, वो बहुत कम थे। तो हम लोगों ने अपने आप से कमिटमेंट किया, कमेटी ने अपने आप में कमिटमेंट किया, और हमने उसी एक टेन्योर में, जो कोविड का पीरियड था जिसमें हम मैक्सिमम रिबेट दे रहे थे मेंबरशिप के अंदर, जो हमारे और चीज़ें थी, जो हमारा जो रेंट वगैरह आता है, उस सब पे रिबेट देने के बाद भी हमने 1 करोड़ का एफडीआर दिया, जो आज तक का कि दिए गए किसी भी एफडीआर से बहुत बड़ा है। इतने टेन्योर रहे, इतनी बड़ी लंबे समय की बार है, किसी भी, मैं इस चीज़ को चैलेंज साथ कहता हूँ, और इसका पूरा क्रेडिट भी मैं अपनी कमेटी को दूंगा कि 1 करोड़ रुपया आज तक किसी भी कमेटी ने बार में जमा नहीं कराया। और मेरा सिंगल मेरे टेन्योर का 1 करोड़ का जो डिपॉजिट है वो बार में एज ए एफडीआर है। तो वो चीज़ों को, इसके साथ साथ ई लाइब्रेरी, इसके साथ साथ हमारा मोहल्ला क्लिनिक और रोड, स्ट्रीट लैम्प, वॉशरूम, इन सब पर हमारी कमेटी ने पूरी तरह से काम किया। क्योंकि क्रेडिट लेने का शौक ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए बोलूँ, ये सभी मेंबर्स की वजह से हो पा रहा था, ये कमेटी के मेंबर्स की वजह से हो पा रहा था। और आज भी वही चीज़ मैं आगे अपना लेकर के आना चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे हमारे पास में बहुत सी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे वर्क की है, सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए पार्किंग की है। पार्किंग में भी मैंने अप्रैल में जो ये तिकोना पार्क जो एडजॉइनिंग एरिया है पीसीआई से लगता हुआ, उसके लिए सेंक्शन कराया था। और बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि वो डीजे ऑनरेबल श्री कटवाली साहब, जो इस समय ऑनरेबल जस्टिस दरिया हाई कोर्ट हैं, उन्होंने हमारी इस डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए वो एरिया हमको दिया था। लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से, जो उस समय बाद में उनके प्रेडेसेसर रहे, उन्होंने उसको हमारी उस डिमांड को नहीं माना और वो जगह हमसे वापस ले ली गई। तो मेरा सिर्फ आज की डेट में कहना ये है कि हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें आगे आने वाले टाइम में देखने हैं, और हम लोग करेंगे। और डेफिनेटली ये वादा है अपने मेंबर्स के साथ में, जिस तरह से हम काम करते हैं, जिस तरह का हमारा एक मॉडल्स रहा है काम करने का, हम उसे बेहतर बना के आगे काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा, हमारा वादा है बेहतर काम करेंगे, तो पिछले टेन्योर को देखते हुए इस बार के वोटर वकील भाई आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जयनिवास जी, इस बार सबसे बड़ी मौकरी हमारे साथ में हो रही है, वोटर के साथ में हो रही है। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम जा करके अपने पिटिशंस लगा रहे हैं, और वो हमारे ऊपर एक टेस्ट किए जा रहे हैं, एक के बाद एक अलग तरह के बाबा डिसीजंस आ रहे हैं, जिससे हम लोग खुद दिग्भ्रमित हैं कि हमारा इलेक्शन कब होगा और हमें क्या क्या नॉर्म्स और अभी झेलने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये एक हार्डशिप है, और डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि उसमें लोग अपना मतदान देते हैं। बुलेट और बैलेट दो ही अंतर है। डेमोक्रेसी में बैलेट चलता है, और जब अराजकता होती है उसमें बुलेट चलती है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा पूरा प्रयास ये रहे कि मैक्सिमम एक बड़े नंबर में हमारे यहाँ पर हमारे मेंबर वोट कास्ट करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमें अपने बार के लिए और चैम्बर चाहिए और सुविधाएं चाहिए। तो जिससे एक बड़ा नंबर अगर वोटिंग का होगा, तो वो परसेंटेज ये डिसाइड करेगा कि बार के लिए और क्या क्या सुविधाएं हम अपनी गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। पिछले बार की चुनाव में वोकस वोट हुए, जिसका गवाह हमें खुद था। उस बार उस चुनाव से निपटने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ इंतजाम इस बार आने वाले चुनाव के लिए भी किया है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं कभी कभी लगता है कि टच करूं, और कभी कभी लगता है कि टच ना करूं। रीज़न ये एक बार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि जब किसी को हम पर्टिकुलरली ये चाहते हुए, ये चाचा भतीजा वाला जो सिस्टम है, ये हर जगह बंद होना चाहिए, यहाँ से लेकर जुडिशरी तक। डेमोक्रेसी इट मीन्स आज़ादी, सबको अधिकार, वोट देने का अधिकार सबको सामान्य है, हक का अधिकार सबको सामान्य है। और जिस वजह से इस बार चुनाव डिले हुआ, उस मुद्दा पर क्या कुछ आप कहेंगे? चुनाव ऐसा डिले नहीं है, बट चुनाव की जो प्रोसेस है उसको इतना लेंथी और इतना टेक्निकल कर दिया गया है
कि आज की डेट में हर बंदा कंफ्यूज है, हमारा हर मेंबर कंफ्यूज है और परेशान भी है, क्योंकि हम अपने बेसिक्स काम नहीं कर पाते और इतने हर दिन एक नया हमारे ऊपर एक चैलेंज आकर खड़ा हो जाता है कि प्रॉक्सिमिटी कार्ड, डेक्लेरेशंस की कंडीशंस, इसके अलावा आपका इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, बीच में कोई और कंडीशंस। मैं सबसे पहले तो अपील करता हूँ अपने भाइयों से कि कोर्ट के मसलों में ना पढ़ के आपसदारी से ही अपने मसले सुलझाएं, क्योंकि मैंने खुद जो भी था, मैं कोर्ट का रास्ता मैंने नहीं अपना करके मैंने उस मैंडेट को एक्सेप्ट किया, चाहे वो मैंडेट कैसे भी आया। मैं फिर दोबारा कहूँगा, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि हम और भी एक और नया पी के दास खड़ा करें, क्योंकि बार एंड बेंच में मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि मैं भी 30 साल से प्रैक्टिस में हूँ, कि कहीं पर बेंच की ये मंशा होती है कि वो बारें मजबूत करने के लिए कोई प्रयास करती है। आज हमारे और बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पर बार के इश्यूज को चुप है बेंच, लेकिन ऐसी चीज़ों में जिससे हमारी बारें कमज़ोर होती हैं, बेंच उन मुद्दों को बहुत बढ़ चढ़ के उठाती है। खुलकर हमारा प्रश्न यह था कि 30% रिजर्वेशन का जो मुद्दा इस इलेक्शन में आ रहा है, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ऐसा है जय निवास जी, मैं हमेशा मातृशक्ति के लिए नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो आगे बढ़े, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। यहाँ कोई जॉब नहीं है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन का मामला है, और रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेशन में उन लोगों को चुने। पहले हम इसको एक तरीके से लाएं, जो सुप्रीम कोर्ट इसकी वकालत कर रहा है। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उसने अपने कॉलेजियम में या अपने पूरे सिस्टम में इस चीज़ की पहल की है? आज मुद्दे से और भी उठेंगे, अल्पसंख्यक की भी एक सीट रिजर्व होनी चाहिए, एक जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनकी भी एक सीट रिजर्व होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक जो पूरा सिनेरियो है, जो हम बात करते हैं कि ये कमेटी होगी, वो कमेटी ना होकर के इसी उलझन में पड़ जाएगी कि कितना किसका होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस डेटा एनालिसिस किया कि किस बार में कितनी परसेंटेज में हमारी जो लेडी मेंबर हैं, या सिर्फ एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया? मैं इस चीज के लिए तब तक खिलाफ हूं जब तक इस पे सही से एनालिसिस करके और सही मंशा के साथ इसको एक्सक्लूड न किया। आपने स्पष्ट कर दिया कि 30% का जो रिजर्वेशन आने वाला है, या इसके लिए लोग जो फाइट चल रहा है, यह मुद्दा अभी विचाराधीन है, आप इसके खिलाफ हैं? नहीं, मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने आपको कहा इस पर टेक्निकली आपका होमवर्क होना चाहिए। तुगलक का फरमान का मतलब ये होता है कि आप बिना एनालिसिस के आप किसी भी चीज को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। आप देखिए, मैं खुद चाहता हूं कि मातृशक्ति या जो सशक्तिकरण हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, लेकिन इस तरह से नहीं कि बिना ये देखे हुए कि किस बार में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर हमको लगता है कि हमारी बार की स्ट्रेंथ आज 40% 50% हो गई है जो हमारी लेडी मेंबर की, तो डेफिनेटली 30% होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी बार में स्ट्रेंथ, किसी भी बार में अगर 15% की स्ट्रेंथ है, तो 30% का कोई मतलब नहीं बनता है। और आप ये भी डिसाइड करें कि किन पोस्टों पर हो, और ग्रेजुअली उसको हम लेके चले, स्टार्ट उसको ग्रेजुअली करें, ना कि एकदम थोपा जाए इस चीज़ को। हम उसको मेंटली उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, हम उन अपनी बहनों को तैयार करें जो इस फील्ड में आए और आगे आके बार का रिप्रेजेंटेशन लें। मैं चाहता हूं कि बार में आने वाले समय में सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हमारी मातृशक्ति में से कोई बने, इसमें मुझे खुशी होगी, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। चलिए, इस टॉपिक को मैं चेंज करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं, और यह मुद्दा कई चुनावों से उठता रहा है, यह दिल्ली बार एसोसिएशन के तहत जो 30,000 का बिल्डिंग है, उसका प्लान क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, और जो पड़ोस में जगह कई एकड़ खाली है, उसका फ्यूचर क्या है, पार्किंग का फ्यूचर क्या है, सामने आगे जाम लगता है सड़क पे, उसका फ्यूचर आप क्या मानते हैं? जय निवास जी, मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इस हद तक हम लोगों को कंपेल किया जा रहा है कि बाहर इस समस्या को बड़ा करके दिखाया जा रहा है। इसके लिए कदम कुछ नहीं उठाए जाते। जब मैंने अभी आपको बताया कि 2022 में हम लोगों को तिकोना पार्क डी साहब ने अलॉट कर दिया था। अगर ये बाहर जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये मजबूरी है, ये गाड़ियां हम की शौक में या ला करके कोई शोरूम ला कर नहीं करते हैं। अगर हमारे मेंबर गाड़ी से नहीं आएंगे तो वो किस तरह से आएंगे? बैल गाड़ी से आएंगे। हमारा क्लाइंट नहीं आएगा तो वो फिर कैसे हमें अप्रोच करेगा? जब हमारे पास एक स्पेस खाली है, आप उसे हमें क्यों नहीं देते हैं? मॉर्निंग में हमने कहा जो पीक आवर्स है, पीक आवर्स में आप हैवी गुड्स को, हैवी व्हीकल्स को, आप गुड व्हीकल्स को आप रोकिए, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है। आपके पास में ना ही कोई सर्कल रोड है, ना ही कोई आपने बाईपास बनाया है इस चीज़ के लिए। आप हमारी एलजी साहब से मीटिंग हुई और ये पाइपलाइन में है कि हमारी जो मोरी गेट वाली पार्किंग है, हमने उसमें कई बार प्रपोजल में कहा हुआ है कि उसकी 2 टियर हमको दे दिया है, 2 लेयर हमको दे दिया है। 2 पे एमसीडी कुछ भी करे, हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर फ्री पार्क हो। मैं खुद इस चीज़ की वकालत करता हूँ। और रहा नए चैम्बर्स का, जो कंज्यूमर फोरम के पास में लैंड है, उसमें 68 क्वार्टर में कंडीशन में थे, और 2015 में मैंने ही उनको डिमोलिश कराया था। और यहाँ एक जंकयार्ड हुआ करता था, पूरी दिल्ली का जो व्हीकल है वो यहाँ पर स्टोर होता था।
वो दोनों को हमने खाली को जो जगह हटाने की बात करवाई, वो लगभग 2.25 एकड़ का लैंड है। अगर आज हम नए कोर्ट रूम्स बनाना चाहते हैं या हम नए चैम्बर्स बनाना चाहते हैं तो वो काफ़ी एक जगह है जहाँ पर हम ये सब कर सकते हैं। इनफैक्ट जो अक्रॉस द रोड जो बिल्डिंग बनाई 2018 में, वो बिल्डिंग बहुत आराम से इसी प्रेमिसेस में बन सकती थी। अंत में प्रेजेंट में जो कार्यकारिणी कमेटी है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, आपके हिसाब से संतोषजनक काम किया है? अगर किया है तो 3-4 काम वैसे बताइए। देखिए जयनिवास जी, कोई भी कमेटी अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती है कि वो अच्छा करे। वो जब मापदंड पे उसको कसा जाता है तो बहुत सारी कमियां मैंने भी अपने टेन्योर में की होंगी, क्योंकि हर एक मापदंड पे 100% हम लोग नहीं उतर सकते, क्योंकि हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं, लेकिन हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक बेसिस चुनी गई एक कमेटी अब जैसे बेस्ट करती है, और वो चॉइस ऑफ मेंबर्स थी, और मेरे हिसाब से अगर चॉइस ऑफ मेंबर्स है तो मैं उस पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। जी हाँ, ये हमारे साथ थे दिव्य दर्शन, लेकिन आपको बहुत कुछ बेबाक कह गए, समझा गए, कुछ पर्दे के पीछे भी रिजर्वेशन पर बोल गए। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम चलते हैं खबरों पर। जय हिंद। आप बने रहें।